नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम पानी वाले एरिया में अरंडी की खेती करना है लाभकारी। किसानों की मुसीबत बन रही गाजर घास, करे समय पर नियंत्रण। अरंडी की खेती अपने राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बड़े पैमाने पर की जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से औषधीय तेल के लिए की जाती है। तेल का उपयोग दवा और साबुन बनाने में किया जाता है। इसका तेल पेट दर्द, पाचन और बच्चों की मालिश के लिए भी उपयोगी है। इसके खली जैविक खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन सभी लाभों को देखते हुए जो किसान अरंडी की खेती करना चाहते हैं वो किस प्रकार से करे वैज्ञानिक तकनीक से अरंडी की खेती, देखिए हमारे कार्यक्रम की ये खास प्रस्तुति। अरंडी एक औषधीय वानस्पतिक तेल वाली खरीफ की फसल है। इसका तेल बहुत उपयोगी होता है, लेकिन यह खाने के काम नहीं आता। अरंडी के तेल का इस्तेमाल डाई, डिटर्जेंट, दवाएं, प्लास्टिक के सामान, स्याही, पॉलिश, पेंट और लुब्रिकेंट बनाने में होता है, जिसका अच्छा खासा मूल्य मिलता है। भूमि का चुनाव। इसकी खेती बंजर, कम उपजाऊ और शुष्क क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। वैसे अरंडी की फसल सभी प्रकार की मृदाओं में उगाई जा सकती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए उचित जल निकास वाली दोमट व बलुई मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इसकी फसल के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अरंडी के पौधे की बढ़वार और बीज पकने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अरंडी की खेती के लिए अधिक वर्षा यानी अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी होती हैं और ये सूखा सहन करने में सक्षम होती है। अरंडी कम लागत में होने वाली फसल है। खेत की तैयारी। अरंडी की फसल के लिए गहरी जुताई करना आवश्यक होता है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके खेत को खुला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद एक जुताई हैरो और एक जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। उन्नत किस्में। आज के समय में अरंडी की कई किस्में विकसित हैं, जो इस प्रकार से है: GCH 4, GCH 5, GCH 7, अरुणा, वरुणा, RCHC 1, जिनकी बुवाई करके किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बीज दर। अरंडी की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचार। फसल को भूमिगत कीटों और रोगों से बचाने के लिए बीजों को बुवाई से पूर्व उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। खाद और उर्वरक। किसान भाइयों, खाद और उर्वरक काफी महंगी आती है, इसलिए किसी भी तरह की खेती के लिए आप अपनी भूमि का मृदा परीक्षण अवश्य करवा लें और जरूरत के अनुसार खाद और उर्वरक डालें। सामान्य रूप से जहां पर मिट्टी की जांच नहीं हो पाई है, वहां गोबर की सड़ी खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पहली जुताई के बाद खेत में मिला देनी चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 35 किलोग्राम और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस सल्फर की पूरी मात्रा बुआई के समय भूमि में डालना चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 बार में 30 और 45 दिनों पर खड़ी फसल में डालनी चाहिए। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है। बुआई तकनीक। अरंडी की बुआई हल के पीछे हाथ से बीज गिराकर की जा सकती है या सीड ड्रिल से भी बुआई की जा सकती है। लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हुए बुआई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। इस मौसम में बुआई के बाद कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए पहली निराई बुआई के 3 सप्ताह बाद करनी चाहिए। इसके बाद 35 से 40 दिनों पर दूसरी निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। इसके बाद फसल की बढ़वार जोर पकड़ लेती है और खरपतवार दब जाते हैं। सिंचाई प्रबंधन। अरंडी खरीफ की फसल है और इस समय वर्षा होती रहती है। वर्षा के समय में बुआई के 1.5 से 2 महीने तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इस अवधि में पानी देने से जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जो सीधा फसल पर असर डालती है, क्योंकि अरंडी की जड़ें गहराई में जाती हैं, जहां से वह नमी प्राप्त कर लेती है। जब अरंडी के पौधों की जड़ें अच्छी तरह से विकसित हो जाएं और जमीन में अच्छी तरह से पकड़ बना लें और जब खेती में नमी आवश्यकता से कम होने लगे,
तो पहला पानी देना चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और फसल से अधिक उपज मिलती है। अरंडी की फसल सिंचित क्षेत्र में अच्छे प्रबंधन के साथ की जाए तो प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार 30 से 35 क्विंटल तक हो सकती है, जबकि असिंचित क्षेत्र में 15 से 30 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर पैदावार लेकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। गाजर की तरह दिखने वाला खरपतवार गाजर घास सिर्फ फसलों के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्य और जानवरों के लिए भी बहुत हानिकारक है। खेतों समेत शहरों में भी ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यदि समय पर इस गाजर घास का नियंत्रण नहीं किया गया तो ये बहुत तेजी से खेतों में फैल जाता है और इसका नियंत्रण करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इसकी रोकथाम समय पर करें। तो आप किस प्रकार से करें गाजर घास की रोकथाम, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर डी के राय से। गाजर घास जो है एक प्रकार का घास है। इसका पत्ता जो है गाजर के जैसा मिलता जुलता होता है, इसलिए इसको गाजर घास कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस और ये विभिन्न नामों से प्रचलित है। गाजर घास एक खरपतवार है जिसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है। यह खरपतवार कंपोजिटिक कुल की होती है और गाजर के पौधे जैसी दिखती है। इसे कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास और क्षेत्रीय भाषा में सफेद टोपी, चटक चांदनी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये एक वर्षीय शाकीय पौधा है जिसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है। हर एक गाजर घास खरपतवार लगभग 1000 से 5000 बहुत ही छोटे छोटे बीज पैदा करता है। वैसे तो यह घास हर तरह के वातावरण में उग जाती है, मगर नम और छायादार स्थानों पर अधिक तेजी से उगती है। काफ़ी हानिकारक है मनुष्य के लिए भी, जानवर के लिए भी और फसल के लिए भी। और ये जो है विपरीत परिस्थिति में तेजी से बढ़ने की अद्भुत क्षमता होती है इसमें। और इसका बीज जो है 500 से लेकर के 2500 के आसपास इसका बीज होता है और बीज जो है रोएदार होता है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके चला जाता है। और पहले ये जो है पार्क में, रोड के किनारे, रेलवे लाइन के बगल में, रिहायशी एरिया में मिलता था, स्कूल के मैदान में मिलता था, लेकिन अब ये फसल के क्षेत्र में भी अपना पैर फैलाने लगा है। और इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है और ये काफ़ी हानिकारक है। मनुष्य में इसके चलते दमा की बीमारी होती है और त्वचा संबंधी बीमारी होती है, डर्मेटाइटिस कहते हैं, एलर्जी, एक्जिमा भी कहते हैं उसको, एलर्जी के चलते हाई फीवर भी होता है। और जानवर यदि ज़्यादा खा लिया तो उसका दूध, गाय यदि खा ली तो उसका दूध तीता हो जाता है और बहुत ज़्यादा खा लिया तो जानवर मर भी सकता है। तापमान और प्रकाश से असंवेदनशील होता है, इसलिए सालों भर इसका ग्रोथ होता है। 3 से 4 महीना में एक जनरेशन ये पूरा कर लेता है। अतः 3 महीना में यदि अपना जनरेशन पूरा किया, एक पीढ़ी पूरा किया, तो ये 4 पीढ़ी को 1 साल में कर लेता है। यदि 4 महीना लगा तो 3 पीढ़ी इसका लगभग 1 साल में पूरा कर लेता है। तापक्रम और प्रकाश के प्रति उदासीन होने के चलते इसका सालों भर इसका ग्रोथ होते रहता है। फसल में भी अपना उत्पादन में वांछित कमी लाती है। कैसे कमी लाती है? ये जो है उसके स्थान में, प्रकाश में, नमी में पौधे के साथ, फसल के पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है और उसके उपज में, फसल के उपज में वांछित कमी लाता है। इसके नियंत्रण के लिए ऐसे कीटों को रखा जाता है जो गाजर घास को अच्छी तरह से नष्ट करने में सक्षम होते हैं और अन्य उपयोगी फसल या वनस्पतियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते। जून से अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में बीटल कीट अधिक सक्रिय रहता है और 1 एकड़ के लिए लगभग 3 से 4 लाख कीटों की आवश्यकता होती है। केशिया, टोरा, गेंदा, ट्रोफेशिया, परपुरिया, जंगली, चलाई जैसे कुछ पौधों की बुवाई मानसून से पहले अप्रैल मई में करने से गाजर घास ग्रसित क्षेत्र का प्रसारण कम होने लगता है। इसका नियंत्रण का जहाँ तक सवाल है, ये इसके लिए हम लोग जो है फूल आने के पहले इसको उखाड़ करके फेंकें, कहीं जमा करके जला दें या मिट्टी के अंदर गाड़ दें। दूसरी बात है, इसको रसायन का यूज करके हम लोग इसका नियंत्रण करते हैं, जिसमें ग्लाइफोसेट है।
1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या 1 से 1.5% भी इसका इस्तेमाल करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। मेट्रीबिजिन है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग इसको नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके चलते जो है पर्यावरण और जैव विविधता पर काफ़ी खतरा उपस्थित हो रहा है, इसलिए इसका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। अपने घर के आसपास यदि है तो उसको तुरंत ही उखाड़ फेंके, नहीं तो आपको बीमारी होगा, त्वचा संबंधी बीमारी और सांस का बीमारी जो दमा होता है उसको पर असर करता है, दमा का बीमारी होता है, इसलिए इसका नियंत्रण करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। गाजर घास से जैविक खाद बनाकर हम पर्यावरण सुरक्षा कर सकते हैं। निंदाई कर हम जहां एक तरफ खेतों से गाजर घास एवं अन्य खरपतवारों को निकालकर फसल की सुरक्षा करते हैं, वहीं इन उखाड़ी हुई खरपतवारों से वैज्ञानिक विधि अपनाकर अच्छा जैविक खाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसे फसलों में डालकर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश के किसान अब खेती बाड़ी के साथ साथ मशरूम की खेती करने में लगे हैं, जिससे वे अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। लेकिन अभी प्रदेश के लोगों में मशरूम के उपयोग के प्रति जागरूकता की कमी है और इसके चलते कभी कभी मशरूम की बिक्री समय पर नहीं हो पाती। ऐसे में नुकसान से बचने के लिए किसान मशरूम के सह उत्पाद बनाकर बाजार में बेच सकते हैं और लंबे समय तक इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। आइए इस बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। एक पौष्टिक स्वस्थ आहार के रूप में मशरूम का प्रयोग विश्व भर में प्रचलित और लोकप्रिय है। इसमें उच्च कोटि की प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में खनिज लवण, खाद्य रेशा और विटामिन पाए जाते हैं और आवश्यक अमीनो एसिड भी संतुलित मात्रा में होते हैं। नगण्य कोलेस्ट्रॉल और क्षारीय प्रकृति के कारण मशरूम को एक उत्तम खाद्य पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। भारत जैसे विकासशील देश में पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से लोगों के दैनिक आहार में इसे शामिल किया जाना बेहद जरूरी है। आज भी हमारे देश में मशरूम का प्रयोग काफी कम होता है, जबकि ये एक उत्तम आहार है। ऐसे में किसान अब मशरूम के सह उत्पाद बनाकर इसे बेच सकते हैं और रोजगार के साथ साथ लोगों को पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करा सकते हैं। मशरूम को सुरक्षित रखने और इसके उत्पाद बनाने के कई तरीके हैं, जैसे सुखाकर संरक्षित करना। मशरूम में अधिक नमी होने के कारण सूक्ष्म जीव और रासायनिक प्रक्रियाओं में वृद्धि हो जाती है। मशरूम को सुखाकर इन प्रक्रियाओं को कम किया जा सकता है। इसे धूप में सुखाना किसानों की सरल और सस्ती तकनीकी है। सुखाने से पहले मशरूम को उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। इसमें मशरूम को गर्म या उबले पानी में या फिर रसायन में फिर कुछ मिनटों के लिए रखा जाता है। इस प्रक्रिया से मशरूम साफ हो जाता है और सतह पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को कम कर देता है। रसायनों के द्वारा संरक्षण। मशरूम को संरक्षित करने के लिए अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इन रसायनों को बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों का स्वाद, दिखावटी बनावट और गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। नमक, चीनी, एसिड, एसिटिक अम्ल, सिरका और मसाला से मिले हुए तेल भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए काम में लिए जाते हैं। और आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से जो मशरूम के उत्पाद बनाकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। कोरोना काल में कर्मा भगवान गांव निवासी अशोक की नौकरी जब चली गई, तब उन्होंने मशरूम की खेती को अपने रोजगार का जरिया बनाया और सिर्फ मशरूम ही नहीं बल्कि मशरूम का बाई प्रोडक्ट बनाना भी शुरू कर दिया। तो मैं प्रोडक्ट क्षेत्र में आया। इसमें मैं बिस्किट बनाया, जैम बनाया, प्रोटीन पाउडर बनाया, अचार बनाया। इस तरह से 5-6 प्रोडक्ट मैं बनाया। बनाने के बाद मार्केट में दिया और अधिकतर जिनके पास कम पूंजी है तो छोटा छोटा साइज का भी प्रोडक्ट बनाया। 10 रुपया का बिस्किट भी मैं मार्केट में दिया, जो आज डिमांड हो रहा है। और इस तरह कुछ फार्म भी मेरा बड़ा हो चुका है, तो मैं सारा सामान, मेरा रॉ मटेरियल जो है घर का ही होता है। शुरुआती दौर में मशरूम से बने बिस्किट, जैम तथा प्रोटीन पाउडर की मार्केटिंग में थोड़ी परेशानी तो जरूर आई, मगर उनकी मेहनत और लगन से कुछ दिनों बाद स्थितियां बदल गईं और अब तो उनके मशरूम उत्पादों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उसे पूरा कर पाना ही मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस काम में उनका पूरा परिवार हाथ बटाता है। इसके अलावा 4 अन्य लोगों को भी उन्होंने रोजगार दे रखा है। फिर भी अशोक बाजार की मांग पूरी नहीं कर पाते हैं।
उनकी पत्नी और बच्चे बताते हैं कि मशरूम की इस खेती ने तो उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अभी जैसे मशरूम का बिस्किट बनाना है, अभी डिमांड उसका काफी ज्यादा है मार्केट में, तो हम लोग पूरे दिन रात मिला के 7-8 केजी एक दिन में मशरूम निकाल लेते हैं, मशरूम बिस्किट। और फिर जैम भी बनाया है काफी, और प्रोटीन पाउडर भी बनाया है। लोग सब घर में मिलके इनका सहयोग करते हैं, बच्चे हम लोग टाइम अपना निकाल के सब सहयोग कर ही लेते हैं। हमको अच्छा लगा, इससे आर्थिक स्थिति बहुत ठीक है। और आज अशोक तथा उनका पूरा परिवार काफी खुशहाल है। उसके बनाए मशरूम के बिस्किट, जैम तथा प्रोटीन पाउडर की बाजार में अच्छी खासी डिमांड है। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव जजिया, जिला जैसलमेर से बाल किशन जी ने। आप पशुओं में रोगों से बचाव के लिए उनके टीकाकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो बाल किशन जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसी भी बीमारी से निपटने के लिए टीकाकरण सबसे आसान एवं सस्ता उपाय है। टीकाकरण कर हम संभावित बीमारी को काफ़ी पहले टाल सकते हैं। गायों में, गाय प्रजाति और भैंस प्रजाति में होने वाले मुख्य बीमारियों का टीकाकरण हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। खुरपका मुंहपका रोग मुख्यतः गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूकर जाति के पशुओं में होने वाला विषाणु जनित रोग है। छोटी उम्र के पशुओं में यह रोग जानलेवा भी हो सकता है। संकर नस्ल के पशुओं में यह रोग अत्यंत तीव्रता के साथ फैलता है। इस रोग का फैलाव पशुपालन को अत्यधिक आर्थिक हानि पहुंचाता है। इस रोग से प्रभावित पशुओं में बुखार होने के बाद उनके मुंह और जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण मुंह से लार टपकता है और पशु खाना पीना बंद कर देता है, जिस कारण पशु का स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है FMD, फूट एंड माउथ डिजीज, जिसको हम लोग हिंदी में मुंह पका एवं खुरहा रोग कहते हैं। इसके लिए टीकाकरण 4 महीने की बछिया या 4 महीने से ऊपर के बाछा बछिया को कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग पहला बूस्टर 6 महीने पे देते हैं, और उसके बाद एनुअली मतलब वर्ष में एक बार इसका बूस्टर डोज करते हैं। सामान्यतः इसको हम लोग मानसून के शुरू में करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण टीकाकरण है वो HS एंड BQ है, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया एंड ब्लैक क्वार्टर, जिसको हम लोग कंचनजंघा रोग या लंगड़ी बुखार भी कहते हैं। और इसका टीकाकरण 6 महीने की बछिया को हम लोग या बाछा बछिया को कर सकते हैं, 6 महीने से ऊपर को, और इसको भी हम लोग सालाना रिपीट करते हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण टीकाकरण है वो ब्रुसलोसिस का टीकाकरण है, और ये ब्रुसलोसिस बीमारी जो कि एक तरह से बाझपन लाता है या मादा पशुओं में एबॉर्शन कराता है बार बार। इससे बचने के लिए ब्रुसलोसिस का टीकाकरण केवल मादा बाछी और पाड़ी को करते हैं, और जिसका समय होता है 4 से 8 महीने के मादा, पाड़ी या बाछी को करते हैं, और वो जीवन में एक ही बार होता है। इसका कोई बूस्टर डोज लगाने की जरूरत नहीं होती है। लंगड़ी बुखार मुख्यतः गाय, भैंसों में पाए जाने वाला विषाणु जनित रोग है, जिसमें भारी भरकम शरीर वाले पशु के कंधे या पुट्ठे की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन होती है, जिसके कारण पशु लंगड़ाने लगते हैं। सूजन वाली जगह को दबाने पर चरचराहट की आवाज आती है। लंगड़ी बुखार सामान्यतः कम आयु के गोवंशीय पशुओं का रोग है। वर्षा के मौसम में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है और इसमें मृत्यु दर बहुत ही अधिक होती है। इस रोग से बचाव के लिए साल में एक बार बरसात से पहले छोटे और बड़े पशुओं को टीकाकरण चमड़ी के नीचे अवश्य लगवानी चाहिए। पशुओं में टीकाकरण से पहले बरतने वाली सावधानियां। टीकाकरण से 2 हफ्ते पहले पशु को पशु चिकित्सक की सलाह से कृमिनाशक दवा अवश्य देनी चाहिए। बीमार पशु का टीकाकरण ना करवाएं। ध्यान रहे, टीकाकरण से पहले पशु स्वस्थ एवं तनाव रहित होना चाहिए, अतः उसे संतुलित आहार एवं आरामदायक आवास में रखना चाहिए। अगर टीका पशुपालक अपने स्तर पर लाता है तो टीके का संरक्षण उचित तापमान पर अवश्य करना चाहिए, ताकि टीका खराब न हो। टीकाकरण करवाते समय पशु को अच्छी तरह से काबू में कर लेना चाहिए, ताकि टीका सही जगह, उचित मात्रा में, उचित मार्ग से पशु को बिना क्षति पहुंचाए लगाया जा सके।
कि किसी भी जानवर को वैक्सीनेशन के पहले 15 दिन या 1 महीना पहले उसको कृमिनाशक दवाई जरूर दे देना चाहिए, जिससे उसके शरीर में वर्म लोड घट जाए और टीका जो है कि प्रभावशाली रहे। वो उसके पहले जरूर अपने निकटतम जो है कि पशु चिकित्सा पदाधिकारी से मिले और सभी वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।